बच्चों, आज हम लोग भारत का भूगोल की जानकारी हासिल करेंगे। उसके तहत प्रथमतया जानेंगे भारत स्थिति एवं विस्तार। तो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो ये मानचित्र दिखाई दे रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि ये पूरे विश्व का मानचित्र है। पूरे विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति कहाँ है, पहले उसको जान लें। उसके बाद जानेंगे दूसरे क्रम में कि एशिया में इसकी स्थिति कहाँ है। तो यहाँ जो ये विश्व का मैप दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये एक गुलाब नज़र आ रहा है। अपनी धरती जो है वो गुलाब आकार में है। मीन कहने का अर्थ यह कि जियोड है। और इस जियोड में जो बीच से एक काल्पनिक रेखा ये गुजरती हुई दिख रही है, ये है विषुवत रेखा। इसको नाम दिया गया है विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री पर है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि भूमि के ठीक मध्य में है, बीच में है। इसकी वजह से इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो यह जो विषुवत रेखा है, जैसे यहाँ पर ये डला, वैसे हम लोगों का ध्यान अब जाना चाहिए कि यह जो एक गोला था ये 2 भाग में बट गया है। 2 भाग में बटने से क्या हुआ कि ये ऊपर का भाग हो गया और ये नीचे का। तो ज्योग्राफिकल भाषा में इसको हम लोग जानते हैं दिशा निर्देशन। तो ये होता है उत्तर और ये हो जाता है दक्षिण, इधर पूरब और ये पश्चिम। तो यह कंडीशन हमेशा याद रखना है। ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि जब यह बीच से ये लाइन गुजरी है तो ये 2 भाग जो हुए, यानी ये उत्तर हो गया। ये ऊपर जो हुआ ये क्या हो गया, उत्तर, और इसके नीचे का भाग हो गया दक्षिण। यानी गोले का आधा भाग बिन गोलार्ध, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर अपने भारत की जो स्थिति है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। अपना जो भारत है वो देखते हैं हम लोग कि ये अपना भारत। अब इस भारत को हम लोग देख रहे हैं कि इस लाइन से कहाँ है, ऊपर, यानी कि उत्तर। यानी कहने का अर्थ यह कि ये उत्तरी गोलार्ध में है। अपना भारत वैश्विक स्तर पर कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। ये अक्षांशीय दृष्टिकोण से हुआ, क्योंकि पूरब से पश्चिम खींची गई रेखाएं ही क्या हैं, अक्षांश रेखा हैं। उत्तर की ओर खींची गई रहेंगी तो उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण की ओर खींची रहेंगी तो दक्षिणी अक्षांश। तो अक्षांशीय विचार से अगर कोई पूछे, अक्षांशीय विचार से कि ये कहाँ है भारत की स्थिति, तो कहाँ हो गया, उत्तर या उत्तरी गोलार्ध। अब यही चीज़ चला जाए, हम लोग देखें कि देशांतरीय हिसाब से, तो यह जो 0 डिग्री यहाँ से यह रेखा है, तो ये जो रेखा है यह भी 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री देशांतर है, यानी उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। तो वैसे हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो फिर ये 2 भागों में बट रहा है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। इसका ये भाग हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और इधर का भाग हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। तो उस दृष्टिकोण से, यानी देशांतरीय दृष्टिकोण से अगर हम लोग भारत को देखें तो ये कहाँ पर है, पूरब में। तो देशांतरीय हिसाब से, देशांतरीय दृष्टिकोण से ये कौन सा गोलार्ध हो गया, पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में तो दोनों ही दृष्टिकोण से, अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टिकोण से ये पूर्वी गोलार्ध में अपना भारत बसा हुआ है। अब यहाँ पर इसकी स्थिति हम लोग समझ चुके हैं कि ये कहाँ पर है, भारत ये कहाँ पर है, तो उत्तर पूर्वी हिस्से में। किस हिस्से में है, उत्तर पूर्वी हिस्से में। अब ये जो हुआ ये दृष्टिकोण वैश्विक हो गया, यानी वैश्विक दृष्टिकोण, उस हिसाब से ये कट हो गया सारा। अब आएंगे हम लोग, अगर कोई पूछ दे कि एशिया में अपना भारत किस महादेश में है, एशिया महादेश में, ये जानकारी है, तो एशिया में किस तरफ है। अब हम लोग को ये देखना होगा कि ये पूरा जो ये पीले भाग में दिखाई दे रहा है यहाँ, यह हमारा एशिया है। इस हिसाब से अब एशिया में भी अगर 2 भाग करें
तो ये हो गया उत्तर और ये हुआ दक्षिण। फिर इसको दो भाग करें तो ये पूरब और ये पश्चिम। तो वैसे हिसाब में यह पूर्णतः दक्षिण मध्य में है, इसलिए इसको कहा जाएगा कि एशिया के ये दक्षिणी भाग में है। एशिया के संदर्भ में जब बात होगी तब ये कहाँ है? एशिया के दृष्टिकोण से। तो वैसी स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि भारत दक्षिणी भाग में है। कभी भी आप ध्यान देंगे दक्षिणी भाग में। ये एशिया के संदर्भ में अगर बातें होंगी तो भारत अपना दक्षिणी भाग में है। दोनों ही चीज़ें फिर से आप समझ लें। जब पूरे वैश्विक स्तर पर बात होगी कि भारत की स्थिति कहाँ है, तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि अक्षांशीय हिसाब से उत्तर और देशांतरीय हिसाब से ये पश्चिम है। तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और एशिया के संदर्भ में जब बात होगी तो ये पूरा जो पीला वाला भाग दिखाई दे रहा है, यह पूरा हमारा एशिया है। एशिया के संदर्भ में ये किस भाग में है? तो एशिया के दक्षिणी भाग में है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग जानेंगे इसका क्षेत्रफल, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर कह दिया जाता है। 8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब ऐसे हिसाब में इसका पूर्ण है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह जो पूरा क्षेत्रफल है पूरी दुनिया के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 7वां है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अपना जो भारत है वो 7वां स्थान रखता है। पहला कौन सा आता है? तो पहला रशिया आ जाता है। रूस जो है वो एशिया में भी है, यूरोप में भी है, तो 1 नंबर पे रूस का स्थान आता है। दूसरे नंबर पर जो है यहाँ पर है कनाडा, वो कनाडा आ जाता है। तीसरे नंबर पे यहाँ पर ये अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो आता है। चौथे नंबर पे चीन आ जाता है और 5वें नंबर पे आता है ब्राज़ील। 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे अपना भारत। तो इस क्रम में भी आप याद रखेंगे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये 7वां बड़ा देश है। और पहले नंबर पे रूस है, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पे है चीन और 5 नंबर पे है ब्राज़ील, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7 पर है भारत। तो इस संदर्भ में हम लोग इसको जाने, ये पूरे विश्व का जो हिस्सा लेता है वो 2.42% हिस्सा जो है ये पूरे विश्व में के पूरे विश्व का जो भारत भूमि है वो है भाग पूरे विश्व के संदर्भ में 2.4%। अब इसके बाद हम लोग यह जानेंगे कि ये जो अपना भारत है वो कितने अक्षांश और कितने देशांतरीय हिस्से में ये फैला हुआ है, उस संदर्भ में इसको जान लेंगे। तब तक इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। यहाँ बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि अपने भारत का मानचित्र है। इसमें देख रहे हैं कि जो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची गई रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं, और जो ऊपर से नीचे दिखाई दे रही हैं उत्तर से दक्षिण ये देशांतरीय रेखाएं हैं। वैसी स्थिति में इसका जो अंतिम यहाँ पर है यह पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसका यहाँ का जो एरिया है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यह जो स्थिति है इसकी अक्षांशीय, अगर आपसे पूछे कि अक्षांशीय स्थिति क्या है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कभी भी आप दक्षिणी अक्षांश नहीं बोलेंगे, कारण अभी अभी हम लोग देख चुके विश्व के संदर्भ में जब भारत की स्थिति, तो उसमें हमने पाया कि विषुवत रेखा के ऊपर है। तो अर्थात यानी विषुवत रेखा के ऊपर मीन उत्तरी अक्षांश प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अपना जो भारत का दक्षिणी भाग भी है वह भी लिखाता है उत्तरी अक्षांश। इसका केयर करेंगे।
तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अपने भारत की अक्षांशीय स्थिति है। देशांतरीय स्थिति जो है जस्ट वही जिस तरह से हम लोग जाने उसमें कि ये अपना भारत पूरब की ओर है, देशांतरीय हिसाब से पूरब की ओर है, इसलिए इसके पश्चिमी भाग में भी पूर्वी देशांतर लिखा हुआ दिखता है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब यह जो जगह है मुख्य भूमि, यानी कि ये मुख्य भूमिका है। भारत के ही 2 द्वीप हैं, ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिम निकोबार जो एरिया है उसका अंतिम एरिया जो आता है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये हमेशा केयर करेंगे कि जब पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है तो दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 45 मिनट। लेकिन अगर यह कह दे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तब ये हो जाता है जो कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट पर है वो। अब जगह को जान ले हम लोग कि एकदम अंतिम किनारे पर कौन कौन से जगह हैं। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर जो 37 डिग्री 6 मिनट का जो ये एरिया बन रहा है, इस जगह में है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल यह जो बिंदु है ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को कन्याकुमारी अंतरिप भी कहा जाता है। अंतरिप इसलिए क्योंकि मुख्य भूमि का वह नुकीला भाग है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको अंतरिप नाम दिया गया है। जब बड़ा भूभाग होता है 3 तरफ पानी से तो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है, और जब कोई छोटा भूभाग नुकीला और 3 तरफ पानी से घिरा होता है उसको अंतरिप कहा जाता है। तो ये कन्याकुमारी जो है यहाँ पर अंतरिप बना रहा है। तो ये अंतिम कन्याकुमारी हुआ मुख्य भूमि का। इसके पश्चिमी भाग में यहाँ पर यानी 68 डिग्री 7 मिनट पर सर क्रीक, ये जो गुजरात में है सर क्रीक, किसी बुक में गौर माता भी लिखा होता है सर क्रीक। यहाँ पर है किबिथु, यह पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। उत्तरी भाग जो है वो इंदिरा कौल है, दक्षिणी भाग जो है वो कन्याकुमारी, पश्चिमी सर क्रीक और पूर्वी भाग में है किबिथु। ये मुख्य भूमि का हो गया। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम अगर बिंदु कहा जाए तो वो है 6 डिग्री 45 मिनट पर इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु भी कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। आराम से याद कर लेंगे। उत्तर में है इंदिरा कौल और दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट, पश्चिम में है सर क्रीक और पूरब में है किबिथु। मुख्य भूमिका, अगर भारत की मुख्य भूमिका बात है तो उस समय है कन्याकुमारी। ये जरूर ध्यान देंगे। दक्षिणतम बिंदु में ही थोड़ा सा बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा उत्तर दें। अगर कहता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग कौन सा है तो कन्याकुमारी अंतरिप, और भारत का दक्षिणतम भाग कौन सा है तो इंदिरा पॉइंट। इतनी बातें क्लियर हुई। अब यहाँ हम लोग ध्यान दें, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, और यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक की जो देशांतरीय दूरी है ये हो जाती है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। अब ये हम लोग जान चुके कि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। पीछे हम लोग जान रखे हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना बताएं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो वैसी स्थिति में यह क्षेत्रफल हो गया और ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये याद रखेंगे। और इसको जानने के बाद भारत का अगर प्राकृतिक सीमा देखा जाए तो इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है,
हिमालय पर्वत, और दक्षिण में ये जो पूरा ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये पूरा दक्षिण में। और पूरब में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। शब्दों से परिचित हो जाइए। खाड़ी का अर्थ ये होता है कि वैसा जल भाग जो 3 तरफ स्थल से घिरा हो, उसको कहा जाता है खाड़ी। तो ये यहाँ पर स्थिति हम लोग देख रहे हैं, जो बंगाल की खाड़ी है वो यही दर्शा रहा है, 3 तरफ ये स्थल भाग से जुड़ा है, इसलिए इसको बंगाल की खाड़ी। और ये हो गया अरब सागर, पश्चिम में है अरब सागर। पूरे भारत को अगर ध्यान दें हम लोग तो देख पा रहे हैं कि इसका ऊपरी भाग स्थल भाग है और नीचे का जो दक्षिणी भाग है वो जल भाग से जुड़ा हुआ है। तो जल भाग से जो 3 तरफ से जुड़ने का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वह बताता है कि ये एक प्रायद्वीप बन रहा है। प्रायद्वीप उसको कहा, द्वीप में चारों ओर जिसके जल हो, और प्रायद्वीप उस स्थिति को कहा जाता है जिस किसी स्थल भाग के 3 तरफ से जल हो। तो अपने भारत में 3 तरफ से जल भाग है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हो गया, ये कौन सा सीमा हुआ, ये प्राकृतिक सीमा हुआ। जब कभी कोई बात करे कि भारत की प्राकृतिक सीमा क्या है, तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। अब आते हैं हम लोग इसके राजनीतिक सीमांकन पे। बच्चों यहाँ हम लोग अब देख पा रहे हैं राजनीतिक तौर पे भारत को। तो भारत जो है वो राज्यों में विभाजित है। मैं बच्चों से चाहूँगी कि आप लोग राज्यों सहित अपने भारत को ज़रूर ध्यान दे करके रट लेंगे, ताकि कभी भी कहा जाए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो आपकी निगाह ऊपर रहे। जब कहा जाए कि केरला, तो आपका ध्यान एकदम यहाँ दक्षिण में रहे। तो इस तरह से मैं चाहूँगी कि आप लोग जब इतना कर लेंगे तो आपको पढ़ने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखते हैं हम लोग कि इससे कौन कौन देश जुड़ा हुआ है अपने भारत से, स्थलीय रूप में या जलीय रूप में कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर की ओर अगर, तो चीन है, पूरे हिस्से में ये चीन है। और यहाँ पर यह जो भाग दिखाई दे रहा है ये है नेपाल के, ये है नेपाल। एक हो गया चीन, दूसरा हुआ नेपाल, तीसरा हो गया ये भूटान, चौथा है बांग्लादेश, बांग्लादेश, पांचवा है म्यांमार, जो पहले का वर्मा हुआ करता था वो। ये म्यांमार है। और ऊपर का भाग जो है ये चीन है, ऊपर जितना भी है ये चीन है। अभी हम लोग बात करेंगे कौन कौन से राज्य किसके साथ लगे हुए हैं। इतने भाग में चीन है। यहाँ से थोड़ा सा जो ये इलाका दिखाई दे रहा है ये है अफगानिस्तान। और इसके बाद यहाँ का जो ये एरिया नज़र आ रहा है ये है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है जो अपने भारत के पश्चिम उत्तर हिस्से में लगा हुआ है। ये पाकिस्तान। ये स्थिति को अब हम लोग समझे कि स्थलीय रूप में यानी ज़मीन से ज़मीन जो भाग जुड़ा हुआ है वो है चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। तो वैसे में हम लोग पाएंगे कि यहाँ से अगर नंबरिंग कर दें तो 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7, यानी पूरे के पूरे 7 जो देश हैं वो स्थलीय सीमा बनाते हैं। और यह स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर बनती है। याद रखेंगे आप लोग, 15,200 किलोमीटर सीमा जो है
वो अन्य देशों के साथ हमारी लगती है। उसमें सबसे बड़ा बांग्लादेश का है, सबसे बड़ा सीमा अगर है तो बांग्लादेश का है, जो 4096 किलोमीटर पूरा लगती है। अब सबसे छोटा अगर इसमें एरिया देखा जाए तो अफ़गानिस्तान का है, जो 106 किलोमीटर है। ख्याल रखेंगे, बांग्लादेश का 4096 सबसे अधिक और अफ़गानिस्तान का 106 किलोमीटर जो सबसे कम है। इस तरह से यह पूरी जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर का अपने भारत के साथ लगती है। जलीय हिसाब में हम लोग देखते हैं, द्वीपीय पड़ोसी देश के रूप में ये श्रीलंका हो गया, और यहाँ है मालदीव, जो यानी पूरब की ओर श्रीलंका और पश्चिम की ओर मालदीव है। ये दोनों ही देश अपने कौन से देश हो गए? द्वीपीय पड़ोसी देश। तो इस तरह से कुल अगर पूछे कि कितना पड़ोसी देश है तो 9, इसमें स्थलीय सीमा रेखा वाले पड़ोसी देश 7, और जलीय अगर कहा जाए तो नज़दीकी 2 ही हैं। हालांकि दूरस्थ अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया वगैरह भी आता है, लेकिन उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, कारण जो समीप में है श्रीलंका और मालदीव है। इस तरह से पड़ोसी देशों के रूप में इनको जाने अभी हम लोग। अब देख लेते हैं कि जो हमारा समुद्र तट है वो कितना लंबा है। तो समुद्र तट अगर हम लोग देखते हैं इसको कि मुख्य जो यहाँ पर हम लोगों का मुख्य भूमि से कनेक्टेड जितना भी समुद्र तट है वो आ जाता है ये 6,100 किलोमीटर मुख्य भूमि का। लेकिन अपने साथ ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पर है ये लक्षद्वीप, इन सारे का भी लेकर के 7,516.6 किलोमीटर जो है वो तटीय रेखा है, यानी समुद्र तट की जो सीमा है वह है। बच्चों, समुद्र तटीय किनारों में अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से राज्य आते हैं, भारत के कौन कौन से राज्य हैं, तो पश्चिम पूरे राज्यों को एक बार देख लेंगे, उसके बाद पश्चिमी और पूर्वी इनको भी जानेंगे। तो अभी हम लोग पहले जान लें पश्चिमी कौन कौन से राज्य हैं। तो पहला है ये गुजरात, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये पूरा जल भाग में है, यानी इसका तट है गुजरात। दूसरा हो जाता है महाराष्ट्र, तीसरा है यहाँ ये छोटा सा गोवा, और चौथा है कर्नाटका, और पांचवा है केरल। ये 5 राज्य जो हैं वो पश्चिमी तट से लगे हुए हैं। और पूर्वी तट में देखते हैं हम लोग, यहाँ पर है एक तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, ये पूरा तट आंध्र प्रदेश का है, ये है उड़ीसा, और ये हो गया पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी तट में हम लोग पाते हैं कि 4 ऐसे राज्य हैं जो किससे लगे हुए हैं? समुद्र तट बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हम लोग यह भी ध्यान दें कि यहाँ पर है पुदुचेरी 1 नंबर हो गया, ये हो गया दमन 2, और ये हो गया लक्षद्वीप 3, और ये हो गया अंडमान निकोबार 4। तो इस तरह से जब कभी भी पूछे कि कितने राज्य लगते हैं तो 9, और राज्य या केंद्र शासित राज्य सभी को मिला करके पूछे तो 9 हो गए राज्य और 4 हो गए हैं हमारे केंद्र शासित राज्य। और उसके बाद पश्चिमी तट का पूछता है तो 5 बताना है, और पूर्वी तट का 4। अब इसके बाद भी ये क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। तो वैसे में बच्चों का ध्यान जाता है कि आंध्र प्रदेश का इतना लंबा तट है, कहीं यही तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गुजरात हम लोग देख पा रहे हैं, गुजरात जो है यह सबसे लंबी तट रेखा बनाता है। अब बच्चों ध्यान देंगे आप लोग, मुख्य भूमि का जब लंबाई पूछे तट रेखा का तो 6,100 किलोमीटर, और जब कभी भी पूरे भारत भूमि का तट रेखा पूछता है यानी द्वीपों को लेकर के साथ में, तो उस समय हो जाता है 7,516.6 किलोमीटर। और स्थिति यह बनती है कि इन सारे में जब राज्यों को पूछेगा तो भी आप समझ चुके हैं, और केंद्र शासित प्रदेश को पूछेगा उस समय भी आप बता लेंगे। अब हम लोग जानेंगे कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरी है। जो हम लोग अभी पढ़े कि 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी अक्षांश, उसी उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री रेखा पर
जो रेखा गुजरती है पूरब से पश्चिम, उसी काल्पनिक रेखा को नाम दिया गया है कर्क रेखा, जो अपने भारत के ठीक बीचों बीच से होकर के गुजरती है। यह तो ये जो स्थिति है कर्क रेखा की, उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि किन किन राज्यों से अब होकर के गुजर रही है, उसको जानेंगे। यह जो एरिया है पहला, उस संदर्भ में हम लोग ध्यान देंगे। ये है गुजरात, ये गुजरात हुआ। यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि राजस्थान का थोड़ा सा अंश यह भी क्या होता है, इससे टच हो रहा है। तो दूसरा नंबर आ जाता है राजस्थान का। तीसरा नंबर में ये मध्य प्रदेश एरिया आ गया, और मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पर ध्यान देंगे ये छत्तीसगढ़ है। कौन सी जगह है, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ पूरा। और इसके बाद यहाँ पर यह जो है वो झारखंड इलाका है, तो झारखंड इलाका यह भी आ गया। और यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, इसके बाद है त्रिपुरा, और ये है मिजोरम। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरी हुई है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और ये ठीक भारत को हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 बराबर भागों में बांट दे रही है। पहला जो राज्य है वो है गुजरात। वो कौन सी जगह है, गुजरात। और दूसरा में देखते हैं राजस्थान। राजस्थान। तीसरा है मध्य प्रदेश, इसको एमपी भी कहा जाता है। और चौथा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। पांचवा हो गया झारखंड। छठा है पश्चिम बंगाल। सातवां हो गया ये त्रिपुरा, और आठवां हो गया मिजोरम। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि अपने भारत के 8 राज्यों से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। याद रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके बाद है किसी भी स्थान को बताने के लिए मानक समय स्थापित किया गया है। वो मानक समय जो है अपने भारत के 82.5 डिग्री रेखा से गुजरी हुई है। इसको नेक्स्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं फिगर में। यहाँ पर हम लोग जान चुके हैं कि अपना भारत 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक ये पहुँच रहा है अक्षांशीय विस्तार में। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह जो दूरी बनाता है वो 3214, और इसको हम लोग जान चुके हैं। यह जो दूरी होती है इसमें अंतराल जो आता है वो 30 डिग्री का आता है। ध्यान देंगे आप लोग, ये 30 डिग्री का अंतराल आता है। और यहाँ पर जो 68 है, 68 से लेकर के 97 डिग्री तक, यहाँ भी अगर हम लोग देखें तो यह पूरा अंतराल जो आता है ये आ जाता है, यह भी 30 डिग्री का। अब सोचने वाली बात है, इसका लंबाई क्या हम लोग जाने हैं, 2933 किलोमीटर। ये हमेशा ख्याल रखिएगा कि जब ये अंतराल एक समान है तो इसका लंबाई क्यों नहीं एक समान हुआ, तो यह भी ध्यान देने योग्य चीज़ है। तो यह क्या होता है कि अक्षांशीय विस्तार जो होता है वो हमेशा वो समानांतर चलता है, यानी 111 किलोमीटर जो दूरी है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर, वो क्रमशः पूरा 90 डिग्री तक वही चीज़ मिलते रहेगा। लेकिन देशांतर में क्या होता है कि ये एक बिंदु से होकर के, यानी उत्तरी बिंदु से लेकर के दक्षिणी बिंदु तक एक जाल, यानी यूँ इस तरह से मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है, तो ये बीच से ये हो गया अक्षांश, ये निरंतर चलते रहेगा बराबर। लेकिन यहाँ से यहाँ यह जो है ये क्या होता है कि इसमें देशांतरीय स्थिति ऐसे बनती है, यानी इसी बिंदु से उठ करके और इस बिंदु पे आ जाता है। तो इसमें हर जगह जो फैलाव है ज़मीन का वो एक समान नहीं होता है।
यही वजह है कि इसकी जो लंबाई है उसमें अंतर है, ये हमेशा केयर करेंगे। अगली जानकारी हम लोग भारतीय मानक समय के बारे में थोड़ा सा ले लेते हैं। हालांकि इस पूरी जानकारी को इस वीडियो में मैं दे रखी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेंगे उसे। अपने भारत का मानक समय 82.5 डिग्री से माना गया है। अब यह जो रेखा है किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो उसमें यहाँ पर है उत्तर प्रदेश पहला, उसके बाद आ जाता है एमपी मध्य प्रदेश, इसके बाद है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आ जाता है आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के अपनी जो ये 82.5 डिग्री रेखा है वो गुजरती है। ये 82.5 डिग्री रेखा इलाहाबाद के नैनी जगह से, मुख्य जगह है नैनी, वहाँ से ये गुजरते हुए और पूरे अपने देश में मानक समय को प्रतिस्थापित करती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यह जो 82.5 डिग्री रेखा है वो 0 डिग्री, अब इसकी पढ़ाई चूँकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और उसको मैंने पहले से ही बता रखा है, इसलिए आप लोग ज़रूर देख लेंगे। 0 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है वहाँ से हम लोग पाते हैं कि 0 डिग्री से यह जो 82.5 डिग्री का फासला है वो 5.5 घंटे का अंतर देता है। कितने घंटे का? 5.5 घंटे का। वो कैसे? तो समझ लें कि 1 डिग्री पर का अंतराल जो होता है वो 4 मिनट से आंका जाता है, 1 डिग्री का 4 मिनट से। तो वैसी स्थिति में और 15 डिग्री बराबर हो जाता है 1 घंटा या 60 मिनट। 1 घंटा रखा जाए या उसे 60 मिनट कहा जाए, ये हमेशा ध्यान देंगे। अब क्या है कि ये 82.5 डिग्री पर 5.5 घंटे का अंतर जो होता है, इसको आप लोग लेकर के मैथमेटिक्स बनाएंगे बाय फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दें कि ये है 0 डिग्री और ये है 82.5 डिग्री। उसमें हम लोग को दिखता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अब 82 से और गुणे 4 कर देंगे तो हमारा निकल गया 4 दूनी 8 और 4 अठे 32, इतना। अब प्लस वो आधे का 4 का 2 कर दिया जाए, ये आधा हो गया उसका, यानी 330 ये मिनट आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, घंटा बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 0 चल गया, 6 से भाग दे देंगे, 6 पचे 30 और 6 पचे पॉइंट लगा करके उसमें भी 0 बढ़ा, ये 6 पचे 30 यानी 5.5 घंटा। तो 5.5 घंटा जो हुआ वो क्या हो गया हमारा, ये अंतर आ गया 5.5 घंटा। उसी तरह से ये 30 डिग्री का अंतराल, अभी हम लोग जाने 30 डिग्री का अंतराल है, तो निश्चित है कि अगर सूरज पूरब में उगता है तो यहाँ अगर 6 बजे सुबह हो रहा है तो यहाँ 6 ही बजे नहीं हो जाएगा, कारण कि 30 डिग्री का फ़र्क है। तो वैसी स्थिति में 30 से क्या करेंगे, अब उसी 4 में जो 4 मिनट यहाँ पर संदर्भ है इसका, उस 4 में हम गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30 चौके 120। 120 ये मिनट आया। मिनट को फिर घंटा से आप कर लें तो 60 दूनी 120 यानी 2 घंटा। 2 घंटा ये हमको मिल गया, यानी डिफरेंस 2 घंटे का होगा। अगर सूरज अरुणाचल प्रदेश के किबुथु जगह में 6 बजे दिखाई दे रहा है तो ये यहाँ पर सर क्रीक में दिखाई देगा 8 बजे। 6 बजे वहाँ और 2 घंटे बाद दिखेगा पश्चिम की ओर यानी 8 बजे। तो यह जो पूरा हुआ ये है कि अपना जो मानक समय है ये मान लिया गया है। पूरे देश का विस्तार इतना अधिक विस्तृत है कि अगर सूरज यहाँ उग करके सुबह हो गया तो यहाँ के लोग उसी समय सुबह में जग नहीं गए हैं, यहाँ अभी 2 घंटा बाद समय जगने का होगा। इसलिए क्या होता है कि दिक्कतें आएंगी। यही वजह है कि किसी भी देश का अपना एक मानक समय होता है, और जो बड़े विस्तृत क्षेत्र हैं वहाँ पर एक ही नहीं है, कई मानक समय है। जैसे रूस हुआ, कनाडा हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, वहाँ पर कई मानक समय है। अपने भारत में भी 2 मानक समय की बात चल रही है, लेकिन अभी तक वैसा फैसला नहीं लिया गया है, निर्णय नहीं हो पाया है। आशा है बच्चों जानकारी से परिपूर्ण इस वीडियो से आप लोग लाभान्वित हुए।
पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।